तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर, एक बार देखिए ना, होने से बताइए। स्टार्ट हो गया ना? हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला था सुमित जी? हाँ मिला सर। हाँ सर। ओके सर, चलिए ठीक है। मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव क्लास चल रहा है, और इक्विटी डेरिवेटिव में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बात कर रहे हैं सर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग काफ़ी सारा बेसिक्स कवर कर चुके हैं ऑप्शंस का। और ऑप्शंस बेसिक्स बहुत वाइटल माना जाता है सर। जब तक ऑप्शंस का बेसिक अगर किसी का क्लियर ना हो, तो ऑप्शंस का जो एडवांस डिस्कशंस रहेगा, लाइक स्ट्रेटेजी वगैरह, जब हम लोग बात करेंगे कुछ दिन बाद, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बेसिक्स जिसका भी बाकी है, जैसे कि चौथा का बाकी है थोड़ा सा, तो चौथा प्लीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा एक बार इस दुर्गा पूजा के टाइम पे ना। जो भी बाकी है थोड़ा कर लेना, ठीक है? मतलब ऑप्शंस तो एटलीस्ट कवर कर लेना, क्योंकि ऑप्शंस कवर हो जाएगा तो बेसिक्स कवर हो जाएगा, तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी वगैरह में हम लोग अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर पाएंगे। दुर्गा पूजा छुट्टी में मैं दो काम दूंगा सबको। एक, इसका जो भी छूटा हुआ है मतलब मिस है, उसको एक बार रिवाइज कर लें। और मैं मॉक टेस्ट रेडी करके आप लोग को शेयर करूंगा, जिन लोगों का NISM का एग्जाम देना है, ठीक है? इक्विटी डेरिवेटिव का एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस का, और म्यूचुअल फंड्स का भी, जिसका जिसका म्यूचुअल फंड्स हो गया है, ठीक है? और जिसका टेक्निकल हो गया है उनके लिए टेक्निकल। और इक्विटी डेरिवेटिव का अभी बाकी रहेगा, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव का क्वेश्चंस मैं अभी से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये जो दुर्गा पूजा में मोटा मोटी सैटरडे इस वीक क्लास होगा, उसके बाद हार्डली और 2-3 दिन क्लास होगा। उसके बाद ऑलमोस्ट नवरात्रा का पूरा पीरियड ही बंद रहेगा क्लास, 8-10 दिन का। तो इस पीरियड में आप लोग घर पे सारा दिन में जो भी टाइम मिले, एक बार जो भी आप लोगों का बचा कुचा टॉपिक रहेगा कर लेना। और क्वेश्चंस वगैरह जिनका एग्जाम है, ठीक है, जिनका एग्जाम है वो एग्जाम का भी तैयारी कर लेना। और साथ में रिकॉल भी करते रहना जो कुछ भी अभी तक पढ़ के आए हैं, ताकि जब हम लोग इसके बाद ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी बिल्ड करना सीख जाए, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। स्पेशली मैं इक्विटी डेरिवेटिव में अभी बता रहा हूँ, ठीक है? और बाकी हर सब्जेक्ट का चैप्टर का अलग अलग, जैसे म्यूचुअल फंड्स का अलग, टेक्निकल का जैसे जिसका जो भी प्रिपरेशन है, सभी चीज़ों का अपना अपना, ठीक है सर? लेकिन अभी मैं जो बात आपसे करने जाऊंगा, आज का जो डिस्कशन है, आज का डिस्कशन है बेसिकली वोलेटिलिटी पे चल रहा था। मैं एक्चुअली ऑप्शन मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिलिटी होता है, इसके बारे में आप लोगों को लास्ट दिन वोलेटिलिटी का सही मतलब बता रहा हूँ। वोलेटिलिटी का मतलब आप बताइए सुमित सिंह। सर अब खत्म हो गया, जो मूव मिला था ना सर, 15-20 मिनट में अच्छा खासा मूव दिया। अब मार्केट साइडवेज चल रहा है। हम हाँ, हर एक मार्केट साइड में टाइम हाँ। फ्रेम, हम 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट से चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। 850 से लेकर के 865 तक का रेंज में घूम रहा है खाली। हाँ, मार्केट अभी साइडवेज में चला गया। हाँ तो मतलब जो मूव चला गया सर। जो हाँ हाँ, कॉल जो लिया होगा ना उसका अच्छा जो खासा 9-15 में उसका अच्छा प्रॉफिट बुक होकर निकल गया होगा वो। जो खुशी दिया था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मार्केट को जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव बहुत उछल गया ज़्यादा था। था। हाँ, और जो कैरी फॉरवर्ड किया रखा पोजीशन अपने कॉल लेकर के ना, उसका अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो गया होगा। तो ये रही यार, ये ज्योति जो बताया, बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग हुआ है। मैं अभी तक इसका रीजन या न्यूज अभी तक मुझे नहीं पता क्या हुआ है ऐसा। जब पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं सुबह से मार्केट देख ही नहीं पाया। एक्चुअली मैं कंप्यूटर ठीक करने में लगा हुआ हूँ क्लास के चक्कर में, अब मूव ठीक लेके फायदा नहीं है सर, अब नहीं है? मिलेगा। अब तो फायदा नहीं है, अब मूवमेंट ठीक है? नहीं मिलेगा कल। अब अगर वही ट्रेड मतलब अप डाउन का ट्रेड करते रहिए, ठीक वो है? 5 रुपया 6 रुपया कुछ फायदा हाँ नहीं हाँ है। हाँ, वो छोटा छोटा ट्रेड हो सकता है। अच्छा, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन तो शेयर कर दिया मैंने। मैं आप लोगों को यही बात कर रहा था, ये जो मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कशन किया था कि वोलेटिलिटी होता क्या है, या एटलीस्ट मैंने आपको इतना तो समझाया था कि वोलेटिलिटी जो होता है मार्केट में, वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना? दैट इज बेसिकली SD, ठीक है? SD इज एक्चुअली वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट जो चलता है, ठीक है? जैसे मानो निफ्टी चल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है, मैंने इसको आपको क्रिकेट के एग्जांपल से बताया था। एग्जांपल नहीं, मैं एक एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला ही आप लोगों के साथ शेयर करके उसको मतलब डिस्कस किया था कि कैसे वोलेटिलिटी होता है, और उसके ऊपर बेस करके हम लोग मार्केट में क्या देखते हैं कि या तो मार्केट जिस पर्टिकुलर रेंज में चलता है,
वो अपने रेंज से, मतलब अपने मीन पॉइंट से, एवरेज पॉइंट से कितना डेविएट कर सकता है। मार्केट अपने एवरेज पॉइंट से कितना डेविएट कर सकता है, कितना अपर जा सकता है और कितना लोअर एस्टिमेशन में जा सकता है। इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल दिया था, एक निफ्टी का और एक टीसीएस का, ठीक है। उसमें यहाँ पर ये जो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्टली गिवन दिया था आपको कि वोलेटिलिटी, निफ्टी का वोलेटिलिटी बताया था 16.5%, टीसीएस का वोलेटिलिटी बताया था सर 27%, ठीक है। ऐसे निफ्टी ऑन एन एवरेज 50 स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसका एवरेज कम होता है, बट टीसीएस एक इंडिविजुअल स्टॉक है, इसका मैं वोलेटिलिटी थोड़ा हाई लिया था। लेकिन ये वोलेटिलिटी कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हो। कैसे करना है वोलेटिलिटी कैलकुलेशन, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली। इस वोलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ऑप्शन चेन के थ्रू से आप वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो निफ्टी का ऑप्शन चेन होता है ना, ये निफ्टी ऑप्शन चेन से मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखा दूंगा सर कि कैसे फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। और यहाँ से आप एनएससी के साइट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे आपको एनएससी का साइट को कैसे यूज करना है ये भी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जाके ना आप, मतलब ऑप्शन चेन का जो भी, जैसे ये इस महीने का है, इस मंथ का, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन चेन का पूरा लिस्ट नजर आएगा, और जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाल के ना कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये कैसे ये कैलकुलेशन होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो वोलेटिलिटी का, और इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, उसका पूरा स्टेप्स है, ठीक है। तो एक्सेल का बहुत ही जबरदस्त यूज होने वाला है सर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताता हूँ सर। लेकिन आज मैं आपको वोलेटिलिटी के साथ वोलेटिलिटी कैलकुलेशन नेक्स्ट दिन बताऊँ। ऐसे मैं एसडी आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया सर, एसडी कैसे कैलकुलेट होता है, उसका ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स क्या है, आप लोगों को ये पता चल गया। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो, ठीक है, आप वो बेसिकली अपने एवरेज पॉइंट से कितना डेविएट कर सकता है एक साल में, 5 दिन में, 500 दिन में, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स कितना डेविएट कर सकता है, और डेविएशन करने के पीछे कहानी क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन सर इसको कैलकुलेट करना है, अभी वोलेटिलिटी पे 3-4 समय लगेगा सब कुछ में, ठीक है। क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी नजर आता है ना, जैसे मानिए कि जैसे हम लोग अगर मार्केट को देखते हैं, ये हमारा निफ्टी है, ठीक है, दिस इज आवर करेंट निफ्टी। अगर मैं इसको 1 मिनट से थोड़ा साइड करके, अगर मैं इसको आवरली बेसिस में भी लेके आता हूँ, या फिर अगर मैं इसको डे बेसिस पे भी लेके आता हूँ, जस्ट आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मानिए कि ये निफ्टी का करंट टाइम फ्रेम, अगर मैं लास्ट 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम देखता हूँ, ठीक है, तो लास्ट 3-4 मंथ्स का टाइम फ्रेम मोटा मोटी, मैं अगर मैं मार्च से लेता हूँ, तो मोटा मोटी दिस इज द एवरेज एरिया, है ना। अगर मैं 17,000 को एवरेज मानता हूँ, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप मूविंग एवरेज पढ़ोगे तो वहां पर एवरेज के बारे में काफी डिटेल्स में बात किया मैंने, कि मार्केट कैसे मूविंग एवरेज से मूविंग करता है। अगर 17,000 मेरा एवरेज पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट इतना सिंपल पॉइंट था डेविएशन का, कि निफ्टी अपवर्ड कितना जा रहा है, निफ्टी डाउनवर्ड कितना आ रहा है, इसका अप मूव कितना हो रहा है अपने एवरेज पॉइंट से, और ये कितना डाउन जा रहा है अपने एवरेज पॉइंट से, ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैंने आपको एसडी का इस्तेमाल करना सिखाया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करके इसका डेटा कैसे आप निकाल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली एक रिसर्चर की तरह आप रिसर्च करोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल के आप रख दोगे। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, वही वोलेटिलिटी के बारे में ही बात करूंगा, बट वोलेटिलिटी का एक और एक पहलू है, देयर इज अनदर पैरामीटर ऑफ वोलेटिलिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग वोलेटिलिटी को प्रॉपर्ली यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ। एंड इसका नाम है सर वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना बात, वोलेटिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैटिस्टिक्स का एक और एक पहलू है सर, ठीक है। अब आपको लगेगा सर एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम था क्या कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए। अरे सर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मार्केट प्रैक्टिस है, ठीक है, मार्केट प्रैक्टिस है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से मार्केट अपने आप को लोगों के सामने क्या बताए सर, अपने आप को रखता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे ना,
तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो बताऊंगा। तो मार्केट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये एक स्टैटिस्टिकल प्रयोग है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको ऑप्शन डेल्टा गामा बीटा पे बहुत बात किया, जो ऑप्शन ग्रीक था। ठीक है, अभी भी एक पॉइंट बाकी है सर, भेगा। ठीक है, भेगा के बारे में हम तभी बात कर पाएंगे जब तक हम लोग, भेगा तब तक नहीं हो सकता जब तक वोलेटिलिटी नहीं हो जाता। ठीक है, तो आज मैं आपको वोलेटिलिटी या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वोलेटिलिटी का एप्लीकेशन बताऊंगा, मतलब मार्केट में प्रैक्टिकल यूज डिटेल्स में बताऊंगा, और फिर जाके मैं आपको भेगा समझा पाऊंगा। और उसके बाद जितना सारा डेल्टा, मतलब डेल्टा गामा थीटा भेगा हम लोग सीखे हैं, उसको मार्केट में इंटरेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा समय तो लेना पड़ता है सर, क्योंकि सीख के जाना पड़ेगा ना सर। आधा अधूरा नॉलेज से क्या होता है ना, गड़बड़ा जाता है। एक्सपर्ट बनने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है। क्या आप लोग देख पा रहे हो सर, यहाँ पर पुराने हिस्टोरिकल डेटा से लिया गया सर, दिस इज हिस्टोरिकल डेटा। बट अगर आप देखें यहाँ पर सीएनएक्स निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, टीसीएस है, सिप्ला है, टाइटेक्स गारमेंट्स बोल के एक स्मॉल कैप कंपनी है, एस्ट्रल पॉली बोल के एक स्मॉल कैप कंपनी है। दादा কালকে কি আমাকে এরকমই একটা কিছু নাম বলছিলি, অ্যাস্ট্রাল পলি এরকম কিছু? স্যার ওটা পলিলাইন ছিল, কি খিস্তিজিৎ পলিলাইন না এরকম কিছু একটা হবে। ठीक, अच्छा लेकिन छोड़ो सर, आपको अभी मुझे स्टॉक का फंडामेंटल्स तो नहीं जाना है। मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ सर, आप एक इसमें एक स्पेशल चीज फॉलो करो। इसमें एक बिल कार्ड फॉर्म हुआ है। ये जितना सारा स्टॉक आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट, ये हुआ क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है, and मैं उसको समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक कॉमन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेल कर्व। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली परसेंटेज, कितना परसेंटेज ये वोलेटिलिटी हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। मैं अभी तक सिखाया नहीं सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक सिमिलर पैटर्न का बेल कर्व फॉर्म हुआ है। थोड़ा समय देना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स का बचपन में था, स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो सर। बट ये पढ़ाया जाता है सर, स्कूल में, बीकॉम में, एमकॉम में, एमबीए में, स्टार्टर्ड में, सीएमए में। ठीक है, मैम एक्चुअली मेरे यहाँ पर मैम कराते हैं सबको स्टैटिस्टिक्स, जो लोग मैम के पास स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है, तो उनको सिखाया जाता है कि ये सब होता क्या है और कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। तो सर ये सब मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन है सर, ऐसा नहीं कि आप लोगों को सिर्फ, मतलब लोगों को, स्टूडेंट को लगता है कि क्या होगा पढ़ के, एग्जाम बस पास कर ले भाई। अरे वही तो चक्कर है सर, जिंदगी का एग्जाम कब क्या इम्तिहान ले ले पता ही नहीं चलता। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरा खेल में आप एक चीज देखें कि मिडिल पॉइंट में थोड़ा आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है। ठीक है, चाहे वो निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, टीसीएस का देख लो, सिप्ला का देख लो। ठीक है, लेकिन सर है क्या ये तो समझ में नहीं आ रहा है। रुक जाओ सर, ये है क्या, इसको समझाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक्चुअली ये कंसेंट्रेशन, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है सर, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा, अदरवाइज आप ना तो निफ्टी समझ पाएंगे, ना ही बैंक निफ्टी समझ पाएंगे, ना ही टीसीएस, कोई भी किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये सुनना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अच्छा सर, इन द अर्लियर चैप्टर हम लोग रेंज के बारे में बात किए है ना, हम लोग ये इवन टेक्निकल पे भी हम लोग बात करके रखे, आजकल कर भी रहे रेंज, है ना। इसमें हम लोग डेलॉयट के बारे में, डेलॉयट सॉरी एलियट, एलियट के बारे में बात कर रहे हैं। आपका हमारे बड़ा फेमस नाम बताइए, एलियट वेव थ्योरी एक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अभी आजकल क्लास में, और एक फेमस थ्योरी में डब्ल्यू बताया। डब्ल्यू डी गैंग, डब्ल्यू डी गैंग, वो और एक है सर, डब्ल्यू गैंग भी है, और एक जो रिसेंटली मैंने क्लास में करा, कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न तो ओनेल का है,
अरे भुगतान डाउ 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 थ्योरी, एक है डाउ कोप्तान। हाँ वो भी है, डाउ जोन्स थ्योरी। ठीक है, मतलब डाउ जोन्स में भी हम लोग बात करें ना रेंज के बारे में कि किस रेंज के अंदर एक मार्केट चल सकता है, या रेंज जो टेक्निकल एक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट में तो बार बार नहीं लेके जाऊंगा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि रेंज विद इन व्हिच निफ्टी इज लाइकली टू ट्रेड गिवन दैट वी नो इट्स एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी। एक साल में निफ्टी कितना वोलेटाइल हो सकता है, एक साल भी ले सकते हो आप, 6 मंथ्स भी ले सकते हो आप, 3 मंथ्स भी ले सकते हो आप। आपको एक ट्रेडिंग आइडिया बनाना है सर कि एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या 3 साल के अंदर निफ्टी कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, we arrived at an upper and lower end range for Nifty and even concluded that Nifty is likely to trade within the calculated range। हम लोग ये भी कंक्लूजन लेंगे कि निफ्टी मतलब एक रेंज के अंदर घुमा फिरा कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक शो देखे हो सर, सलमान खान का एक शो होता था, सलमान खान इसको होस्ट करता था, शो का नाम है 10 का दम, देखा आप लोग? हाँ सर। 10 का दम बल के सलमान खान का एक टीवी अंदर एक होस्ट होता था। इसमें 10 का दम में होता क्या था, सलमान खान का, मैं बस आपको बस उस गेम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, सलमान खान वहां पर ना सबको ये पूछता था, सलमान खान वहां पर सबको ये पूछता था कि कि इस एज ग्रुप में कितना लोग हो सकता है। फिर उसमें एक परसेंटेज पॉइंट आता था, कोई बोलता था 75 से 80% लोग कौन बता रहे हैं, 10 से 20% के अंदर कौन आ सकता है। ऐसा ऐसा सवाल वो पूछता था, परसेंटेज में आपको जवाब देना होता था, परसेंटेज में आपको जवाब देना होता था, मतलब उस गेम के अंदर जो दिखाया गया सब वहां पर एक रेंज घूमता था। ठीक है, और उस रेंज के अंदर अगर आपका जवाब फिट हो जाता था कि 10 to 50 या जो भी परसेंटेज के अंदर, तो आप गेम जीतते। ठीक है, 10 का था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, इतना नहीं चला बट खराब भी नहीं चला। लेकिन माई क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर जैसे हम लोग 10 का दम देखते थे, कुछ वैसा ही ना स्टॉक मार्केट में, ये मार्केट वोलेटिलिटी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से चलता है। मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली आपको ऐसा ही एक गेमिंग कॉन्सेप्ट के साथ ही ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट वोलेटिलिटी है ना, या फिर ये जो मार्केट का जो रेंज है, ठीक है, जिसके अंदर निफ्टी घूमता है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स हो, जो भी स्टॉक हो, वो अपने एक रेंज के अंदर ना रहता है सर। तो उसका कितना प्रतिशत चांसेस है, आपको वो चांस ढूंढना है। और उस चांस को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? So fair enough, but how sure are we about this? Is there a possibility that Nifty would trade outside this range? एक रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है, ठीक है, क्या उस रेंज को तोड़ के वो जाएगा? इसका पॉसिबिलिटीज के बारे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बात करें। इफ यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ट्रेड आउटसाइड द रेंज, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी विल ट्रेड विद इन द रेंज? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेंज के अंदर रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेंज के बाहर जाएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज के अंदर लास्ट कुछ महीनों से चले जा रहे हैं, है ना? नाउ प्रोबेबिलिटी कितना है कि निफ्टी इस रेंज के अंदर चले, या प्रोबेबिलिटी कितना है कि निफ्टी इस रेंज को छोड़ के आउटसाइड रेंज में जाएगा, या फिर नीचे, या तो बुलिश हो जाएगा या तो बेरिश हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अब ये प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए या तो रेंज में रहे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना, रेंज के बाहर चले जाए, आउटसाइड द रेंज में जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना। और ये प्रोबेबिलिटी बड़ा ही एक्यूरेटली बताने का कोशिश करता है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन सिर्फ स्टॉक मार्केट में तो दिखता ही है, इसीलिए मैंने आपको स्टॉक मार्केट क्लास में इसका बात उठाया। बट ये नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, ऐसे हमारे लाइफ में वेरियस सेगमेंट्स में हमें ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो एक बात कहते हैं सर कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, है ना? हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, या फिर यहाँ पर ट्रेंड पैटर्न पहले जो हुआ है फिर से हो सकता है। इस तरह का बात करके ही हम लोग टेक्निकल स्टार्ट किए थे। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है। सो फेयर एनफ, बट हाउ श्योर आर वी अबाउट दिस? इज देयर ए पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी वुड ट्रेड आउटसाइड द रेंज? Finding answer to these questions are very important for several reasons. If not for anything, it will lay down a very basic foundation, a quantitative approach to market. Market के बारे में एक quantitative approach आपके दिमाग में होना चाहिए as a trader.
एज ए ट्रेडर इवन एज वेल एज एन इन्वेस्टर, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको पता होना चाहिए सर कि मार्केट किस रेंज के अंदर रह सकता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस थॉट प्रोसेस। ये थोड़ा अलग है। मतलब फंडामेंटली हम लोग ये सोचते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी कैसा जा सकता है, या फिर मार्केट का फंडा कैसा है। टेक्निकल पे हम लोग कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मूविंग एवरेज आइडेंटिफाई करते हैं, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज है उनको देखते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको स्टैटिस्टिकली एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्या अप्रोच? क्वांटिटेटिव अप्रोच। मतलब मार्केट के बारे में आपका मैथमेटिकल फीलिंग्स क्या है, आपका क्वांटिटेटिव फीलिंग्स क्या है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकली तो मार्केट आपके आपको आपका आइडिया दे सकता है। तो इसको अंदर हमें थोड़ा जाना पड़ेगा सर। मतलब आपको एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के बारे में क्रिएट करना होगा। क्या एकदम एक्सपर्ट होना है? अरे कुछ एक्सपर्ट नहीं होना है, सुनो तो सही पहले, ठीक है। रैंडम वॉक बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट के अंदर, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है रैंडम वॉक। क्या है सर? रैंडम वॉक। अब रैंडम वॉक क्या है? मार्केट रैंडमली चलता है क्या? देखो सर समझ में आएगा रैंडम वॉक क्या है। The discussions we are about to have extremely important as highly relevant to the topic at hand and of course very interesting as well. सर इंटरेस्टिंग क्यों? मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना कि जिस तरह से ये रैंडम कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, रैंडम वॉक जिस तरह से बात कर रहा है, जिसमें आपको एक चीज बार बार नजर आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट में भी सिमिलर चीज नजर आता है। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हैव ए लुक एट द इमेज। आपके सामने कुछ इमेज है, आप इमेज को जरा देखें। ये गेम है। आप लोग ये गेम बचपन में शायद खेले होंगे, मैं तो खेला, आप लोग भी खेले होंगे शायद। एक बॉल होता है, एक कुछ पिन्स होते हैं, जैसे ये बॉल है, ये सब पिन्स है, ये सब पिन्स है। आप यहाँ पर बॉल को छोड़ते हो, ध्यान से सुनना, और बॉल जो है वो अलग अलग पिन में धक्का लगा के धक्का लगा के धक्का लगा के इधर गली होके वो बॉल कहाँ जाके गिरेगा। ये बेसिकली बॉल बैग है, मतलब या फिर बास्केट है। इस बास्केट में आके बॉल गिरता है। आप लोग ऐसा गेम खेला है सर? मुझे तो बचपन में ऐसा गेम खेलने का थोड़ा याद आ रहा है। क्या आप लोगों ने ऐसा गेम कभी खेला? एक ऐसा स्टैंड होता है जिसमें यहाँ पर बॉल को लटका दिया जाता है, मतलब आप हाथ से छोड़ोगे, यहाँ पर एक फनल भी होता है। फिर यहाँ से बॉल को छोड़ने के बाद बॉल अली गली होके अलग अलग पिन से टकरा के, ठीक है, वो बॉल आके कौन से बास्केट में गिरेगा, इसका चांसेस क्या है? हाँ, चौथा खेले चीज नहीं। सुमित जी? স্যার খেলে বাস্কেট होंगे তো सर, ছিল না याद স্যার, है। ওরকম করে কিছু ব্যাগাডুলি हाँ, ছিল। अच्छी लो ना। हाँ सुमित जी बोलिए, नहीं खेला? खेले होंगे, याद नहीं है सर। याद नहीं है? ठीक है सर, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का देख लेते हैं। अब पहले गेम थोड़ा देख लो। इसका एक वीडियो लिंक यहाँ पर, एक सेकंड, चलेगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलेगा। आप लोग को वीडियो दिख रहा है कि देखिए तो? तो वॉइस नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं चाहिए, आप सिर्फ वीडियो देंगे। ये देखिए क्या करेगा। ये बॉल लेके, ठीक है, इसको गैल्टन बोर्ड बोलते हैं एक्चुअली, जिसने इसको बनाया था। तो एक बॉल लेके ना इसके अंदर ये डालेगा, तो चांसेस क्या है कि वो कहाँ आके गिरेगा, ये देखो, ठीक है। देख पा रहे हैं सर आप लोग? हेलो? अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। तब इस बिन मतलब बैग में जाके बॉल ज्यादा कलेक्शन होगा। कुछ दिखाई दिया आप लोग? सर मिडिल वाला जितना भी लाइन है उसमें ज़्यादा कलेक्शन हुआ है सर। जितना भी सर मिडिल वाला, हाँ बोलो सर। ये ऑब्वियस नहीं होगा कि वो मतलब वो जहाँ से वो मार्बल्स गिरेगा उसके ठीक प्लेट पे जो होगा उसमें ज्यादा कलेक्शन होगा।
यही तो मेन बात है, यही ऑब्वियस रीजन ही तो आपको हेल्प करेगा सर मार्केट। यही जो ऑब्वियस रीजन है कि मार्केट इसको दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो बेल कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर अभी किया था ना, ये जो बेल कर्व यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाई दे, दिस इज थ्योरेटिकल कर्व, दिस इज आल्सो कॉल्ड बेल कर्व। ठीक है, हम लोग भी अभी मार्केट में ऐसा ही कर्व देखा कि नहीं देखा? लोगों ने भी अभी मार्केट में ऐसा ही कर्व देखा ना, एसीएस का ये वाला। कि इसका कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस रेंज में है, लेकिन दोनों साइड में कंसंट्रेशन लो है ना। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसी का जवाब ढूंढना है ना सर, ऐसा क्यों होता है? एंड ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, गैल्टन बोर्ड हो जाता है। ये जो गेम है, ये गेम मैंने तो खेला सर, ठीक है। और मतलब इस टाइप ऑफ गेम, मतलब एग्जैक्टली ऐसा फाइनल में डाला हुआ नहीं, बट इट्स टाइप ऑफ कि भाई कहाँ जाके अल्टीमेटली वो पहुंचता है, इस टाइप ऑफ गेम मैंने खेला। तो कहने का मतलब ऐसा है सर कि अगर ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने अभी शो किया, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इमेज अभी यार आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, इमेज आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा बिन बैग कितना बॉल कलेक्ट कर रहा है। So it appears that when you drop several balls on the Galton board, with each ball taking random work, they all get distributed in a particular way. Most of the balls tend to fall in the central bin, जैसे कि ज्योति ने बताया, it's quite obvious. As you move further away from the central bin, either to the left or right, there were fewer balls. मतलब जितना right side में जाते हैं आप, वो और थोड़ा कम collection होता है. And these bins at extremely ends have very few balls. और सबसे लास्ट में बहुत ही कम बॉल कलेक्शन होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कॉल्ड इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बहुत सारा थ्योरी काम करता है सर, बट हमें यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम हो जाएगा। यू मे हैव heard of the bell curve from your school days. Bell curve is nothing but a normal distribution. Now, here is the best part. Irrespective of how many times you repeat this experiment, the balls always get distributed to form a normal distribution. मतलब ये जो ball distribution हुआ ना, अब कितना भी बार कर लो, ये almost same होगा बार बार. And this is a very popular experiment called Galton board experiment. I would strongly recommend. मैं already आपको video show कर दिया. So now what is the point? इसके साथ stock market का क्या connection है, जल्दी बताओ। आते हैं सर, आते हैं, इतना हड़बड़ मत कीजिए, क्लियर करने दीजिए। So well, many things in real life follow this natural order. ये जो गैल्टन बोर्ड का जो नेचुरल ऑर्डर है ना, कि सामने वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा कलेक्शन हुआ है, ऐसा कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी बहुत सारे पैरामीटर में होता है। Gather a bunch of adults and measuring their weights. Segregate the weights across beans. अगर weight को अलग अलग बीन में डाला जाए, ठीक है, like 40 kgs, 50 kgs, 50 kgs, 60 kgs, 60, 70. Count the number of people across each bean and you end up getting a normal distribution. मतलब कितना वेट का आपको बीन्स मिलता है, आपको वहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कॉन्टैक्ट सेम एक्सपेरिमेंट विद पीपल्स हाइट एंड यू विल एंड अप गेटिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यू विल गेट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पीपल्स शू साइज। लोगों का जो जूता का साइज है ना, वो जूता का साइज में भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक सेंट्रल पॉइंट में मैक्सिमम जूता का साइज कलेक्शन हो जाएगा और बाकी दोनों साइड में कम कम आएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा चीज है। कम्यूट टाइम ऑन ए गिवन रूट, एक सर्टेन रूट पे अगर कोई टाइम पे आप जाते हो, ठीक है, तो जो मिडिल टाइम है उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम आप उस जगह में पहुंचोगे, कम टाइम में पहुंचने का चांसेस या ज्यादा टाइम लग रहा है ऐसा चांसेस कम रहेगा। ठीक है, या फिर लाइफ टाइम ऑफ बैटरीज, एक बैटरी का लाइफ टाइम कितना हो सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सारा चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग एग्जाम्पल है। अब मैं आपको स्टैटिस्टिकली और ज्यादा नहीं लेके जाना चाहता, बस मुझे इतना आपको बताना था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट जस्ट इन गैल्टन बोर्ड ने जो दिखाया, ऐसा अप्रोच हमारे लाइफ में अलग अलग चीजों में देखने को मिलता है। एंड दिस लिस्ट कैन गो एंड गो ऑन। हाउएवर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू मोर इंटरेस्टिंग वेरिएबल जो स्टॉक रिटर्न के बारे में बात करता है, दैट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द डेली रिटर्न ऑफ स्टॉक। ये एक्चुअली स्टॉक का रिटर्न के बारे में बात करता है। द डेली रिटर्न ऑफ स्टॉक और एन इंडेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मीनिंग इफ यू वर टू आस्क मी व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ टीसीएस टुमारो, क्या मैं आपको एक्चुअल जवाब दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। मैं क्यों? कोई नहीं दे सकता। I will not be able to tell you. This is more like to random walk and then the ball takes, जो जैसा बॉल हुक कर रहा था। However,
इफ आई कलेक्ट द डेली रिटर्न ऑफ द स्टॉक, अगर मैं टीसीएस का डेली रिटर्न को कलेक्ट करता हूँ फॉर a certain period and see the distribution of these returns, I get to see a normal distribution also known as delta. मतलब अगर आप मुझे कल का पूछोगे तो मैं आपको शायद ना बता पाऊँ कि एग्जैक्टली कल क्या होने वाला है टीसीएस, बट अगर मुझे आप आइडिया पूछोगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या हो सकता है, टीसीएस का कलेक्शन का कितना चांसेस हो सकता है, कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, इसका एक आइडिया आप जरूर जनरेट कर सकते हैं. To drive this point across, I have plotted the distribution of the daily return of the following stocks. इसमें निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, टीसीएस है, सिप्ला है, काइटेक्स गारमेंट्स है, एस्ट्रल पॉली है, जो स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में है, निफ्टी में है एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में है. ऑलरेडी आपको पता है. अब इसको यहाँ पर सुमित जी मेरे को कुछ देर पहले पूछ रहा था, सर ये तो ठीक है बट ये परसेंटेज एक्स और वाई एक्सिस क्या बता रहा है, एक्स और वाई एक्सिस क्या बता रहा है. ठीक है, अब एक्स और वाई एक्सिस क्या बता रहा है यही तो समझना है. As you can see, the daily return of stocks and indices clearly follow normal distributions. So fair enough, but I guess by now you would be curious to know why is this important and how is it connected to volatility. ये सवाल तो मन में आएगा ही, ये इतना important ही क्यों है और ये volatility के साथ क्या काम कर रहे हैं. Bear with me for a little longer, और थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको और लेके चलता हूँ. Now normal distributions. I think the following discussions could be a bit overwhelming for a person exploring the concept of normal distributions for the first time. So here is what I will do. I will explain the concept of normal distribution and relate this concept to the Galton Wood experiment and then extrapolate it to the stock market. पहले आपको मैं normal distribution समझाऊंगा, फिर Galton Wood experiment भी बताऊंगा and फिर उसके साथ मैं आपको stock market connect करूंगा. I hope कि धीरे-धीरे आपको पूरा बात ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या रहा है. लेकिन मैं मतलब अगर मैं स्किप करूंगा, जल्दी जंप मारूंगा तो आपको आधा अधूरा हो जाएगा सर. So beside the normal distribution, there are other distribution across which data can be distributed. Normal distribution के अलावा और भी distribution pattern है statistics में. इसका कुछ नाम है जिसके binomial, ठीक है, uniform, Poisson, इसको बोलते हैं psi square, ठीक है, psi square distributions. हमें नहीं चाहिए अभी इतना. However, the normal distribution pattern is probably the most well understood and researched distribution amongst the other distributions. The normal distribution is a set of characteristics that help us develop insight into the data set. The normal distribution curve can be fully described by two numbers, the distribution's mean and standard deviations. यहाँ पर दो important number काम करता है सर, दो important number इस पे काम करता है. एक हो गया mean, average, mean मतलब average. And another is deviation, standard deviation, SD. ठीक है, अब ये mean and SD आपको क्या हेल्प करेगा. लास्ट दिन मैंने आपको mean SD दोनों बताया था. Mean is the central value where maximum values are concentrated. Mean क्या है? Mean is the central value where maximum values are concentrated. This is the average value of the distribution. For instances, in the Galton board experiment, the mean is that bin which has maximum number of balls in it. तो फिर अगर आप इसको देखें, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम बॉल कलेक्शन हुआ है उसको मीन कहते हैं. सो यहाँ से क्या मतलब आता है, इफ आई वर टू नंबर द बीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 ऑल द वे टू 9 6 7 8 9, ठीक है, देन द फिफ्थ बीन मार्क्ड बाय a red arrow is the average bean. And keeping the average bean as a reference, अगर मैं इस फिफ्थ बीन को मेरा एवरेज मानूं, ठीक है, एवरेज रेफरेंस वैल्यू, ठीक है, the way the data is spread out, dispersion is as it is called. और ये जिस तरह से ये स्प्रेड हुआ है ना, जिस तरह से ये स्प्रेड हुआ है, इस स्प्रेड को डिस्पर्सन भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में. इज क्वांटिफाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशंस. अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्वांटिफाई कर सकते हैं. रिकलेक्ट आल्सो happens to the volatility in the stock market context. मैं आपको रिकलेक्ट कराऊंगा, ठीक है, किसको स्टॉक मार्केट के साथ मैं कैसे रिकलेक्ट करवाता हूँ आपको वोलेटिलिटी को. लेकिन यहाँ पर आपके मन में चल रहा है सर एसडी क्या है वो तो बता दीजिए. देयर इज समथिंग यू नीड टू नो व्हेन समवन सेज स्टैंडर्ड डेविएशन. जब कोई कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बाय डिफॉल्ट दे आर रेफरिंग टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. लाइकवाइज आपको मार्केट में जब आप
किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, आपको 1 SD दिखेगा, 2 SD दिखेगा, 3 SD दिखेगा। देखना चाहते हो? चलो मैं आपको जब आप कोई मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो आपको ना सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रैटेजी बिल्डअप जब आप करेंगे ना, तो आपको मार्केट में ये स्टैंडर्ड डेविएशंस का इंफॉर्मेशन नजर आएगा। मैं आपको फ्रीली दिखा रहा हूँ अभी, मतलब ये फ्री वर्जन में ही आप अगर आप थोड़ा नजर दोगे ना, आपको फ्री वर्जन में भी नजर आएगा। ये देखिए सर, ये एक निफ्टी का फ्यूचर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ग्रीक में क्लिक करोगे तो आपको ग्रीक भी दिखेगा, जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, भीगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दिखेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशंस में यू कैन सी इट हियर 1 SD 2 SD नजर आ रहा है। तो आपके मन में चलेगा हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने निकले, बट 1 SD का मतलब ही नहीं पता, 2 SD का मतलब ही नहीं पता, तो फिर कैसे समझेंगे? अब ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या कहता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या कहता है, ये एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके आता है। जब सारा पॉइंट कवर हो जाएगा ना, मैं आपको एग्जैक्टली ऐसे सिनेरियो को कैसे देखना है या कैसे एनालिसिस करना है कि अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, अपकमिंग फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस में, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फ्यूचर में एक्चुअली क्या क्या देख के आपको मार्केट में आगे बढ़ना है, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जितना सारा चीज हमें इकट्ठा करना है, वो सब चीज हम लोग एक्यूमुलेट तो कर ले। मार्केट का पैटर्न तो पता है ना हम लोग को, एज पर एलियट वेव या फिर एज पर डाउ। पहले एक्यूमुलेट करना चाहिए, फिर मार्कअप करना चाहिए, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ सर बोलो। नहीं, वही बोल रहा था। पहले एक्यूमुलेट करो, फिर मार्कअप करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग एक्यूमुलेशन पे समय नहीं देता, वही दिक्कत होता है कि आगे जाके हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एक नदी की तरह बनना चाहिए सर, एक नदी की तरह। गंगा नदी से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? गंगा नदी बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, तभी तो हम लोग उसका पूजा भी करते हैं। कैसे एक्यूमुलेट करता है, फिर जाके मार्कअप करता है। मार्कअप मतलब गंगा का मार्कअप क्या है, कैसे प्रॉफिट देता है। हाँ, जहां जहां गंगा बहा, वहां वहां खेती हुआ, वहां वहां फैक्ट्री बना, है ना। और फिर लास्ट में जाके सागर में आके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना सारा पानी। आप भी ऐसा पहले सीखो, कमाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके मर जाओ। हर किसी का जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए। आगे जाके देखते हैं सर। द क्वेश्चन इज दैट ये जो 1 SD 2 SD, ठीक है, ये क्या है? When someone says standard deviations, by default they are referring first SD. Likewise, there is a second SD, third SD, etc. ऐसे दिखता है। So when I say SD, जब हम ये कहते हैं कि standard deviations, I am referring to just the standard deviation value. 2 SD would refer to 2 times the SD. SD का 2 गुना, मतलब 2 times. 3 SD मतलब 3 times SD, and so forth. अगर 4 होगा तो 4 times, 5 होगा तो 5 times. लेकिन किंतु परंतु, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम इन केस ऑफ द गैल्टन बोर्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट, इसमें SD इज 1 एंड एवरेज इज 5। अगर मानो कि SD 1 है और एवरेज 5 है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 1 SD would encompass beans between 4th bean and 6th bean। अगर किसी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, सबसे पहला बात एक चीज भूलना नहीं चाहिए, SD क्या है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एवरेज पॉइंट से कितना अप और कितना डाउन लेके जा सकता है, इसके बारे में बात करता है। मिडिल पॉइंट अगर आपका एवरेज है, तो आप अपने एवरेज से कितना ऊपर जा सकते हो और कितना नीचे आ सकते हो, इसके चांसेस को बताते हैं। तो अगर 1 SD, ये अगर गैल्टन बोर्ड का SD है, और एवरेज हम लोग ऑलरेडी देखा सर 5 है। ध्यान से सुनना, गैल्टन हम लोगों ने अभी बताया, हम लोगों ने अभी देखा सर। एवरेज कैसे पता चला? जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का, सॉरी, जैसे सबसे ज्यादा बॉल कलेक्शन हो, जैसे मैं आपको और भी बता रहा था ना कि लोगों का जूता का साइज, ठीक है। जैसे मैं कल थोड़ा सा दोपहर को टाइम मिला था, मैं थोड़ा सा पूजा का टाइम है, थोड़ा कपड़ा लेने गए थे सर, ठीक है। तो एक जीन्स लेने गया था, ठीक है। तो ऐसे मैं नॉर्मली मुस्टच का जीन्स थोड़ा पसंद आता है मुझे, ठीक ठाक मेरे को सेट होता है। तो मैं मुस्टच बहुत दिन नहीं किया, कोरोना के बाद मुस्टच का जीन्स पहनना ही छोड़ दिया था ऑलमोस्ट मतलब ऑनलाइन में समझ नहीं आया था, मतलब
एक गलत निकल गया था, मुझे लगा कोई फ्रॉड होगा। जो भी हो, तो मैं कल पूछ रहा था, तो जीन्स खरीदते खरीदते जीन्स वाले जो लड़का है जो सेल्समैन था, उनसे बात हो रहा था, तो वो बोला कि सबसे ज्यादा जीन्स उसका कौन सा सेल होता है। देखो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस कैसे सोचता है, ध्यान से सुनना। आप बता सकते हो, आप लोगों का क्या आइडिया है कि मार्केट में कौन से मतलब वेस्ट का साइज जो है सर, कौन से जीन्स का साइज सबसे ज्यादा सेल होता है? मैं लड़का में बात कर रहा हूँ, बॉयज में। 32। सब 32 से 34। थैंक यू सर, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। 32 से 34, ठीक है। ये दोनों रेंज का लोग हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, इंडियन जो बॉडी साइज है, इसमें ऐसा लोगों का संख्या सबसे ज्यादा है। तो मेरा भी 32 ही है, इसलिए एवरेज बोले। मैं 32 से 34, मैं एक्चुअली अभी 34 में जा रहा हूँ सर, ठीक है। दिन दिन मोटा हो रहा हूँ। कल मैम मुझे बता रहे हैं नेक्स्ट टाइम याद करके आना 36 लेके हो के आ जाना। अच्छा ठीक है, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये 32 से 34 का जो रेंज है, ये एक कंसंट्रेशन जोन है। मतलब ये मार्केट में जीन्स कंपनी का एवरेज है। तो जब जीन्स कंपनी जीन्स बनाता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा? 32 से 34। और 28 और 36 के बारे में वो थोड़ा देरी करके सोचेगा, मतलब थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो मैं आपको बोला जूता का साइज, जीन्स का साइज, ठीक है। आप अगर थोड़ा कंसेंट्रेशन रखोगे ना, समाज आपको बहुत हेल्प करता है, मतलब हमारे आसपास के सोसाइटी। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज होता है सर, ठीक है। लेकिन कैसे, थोड़ा वेट कर दो, मैं समझाता हूँ, लेकिन इसको यूज कैसे करना। ना क्वेश्चन इज दैट कि ये जो डेविएशन है, ये कितना डेविएट कर सकता है। अब ये डेविएशन को समझने के लिए आपको एसडी के साथ बीन का कनेक्शन को जोड़ना होगा। तो 1 SD would encompass beans between 4th bean and 6th bean. अब 4th bean and 6th bean के बीच में ये 1 SD काम करेगा। मतलब अगर एवरेज 5 है, तो 5 से एवरेज अगर 5 है, ये 5 का लाइन है, 5 से या तो एक कम होगा या तो एक ज्यादा होगा। ये समझो, मतलब 5 से एक कम मतलब 4th, और 5 से एक ज्यादा मतलब 6th। तो 1 SD का ये मतलब है सर। 2 SD का मतलब अगर एवरेज मेरा 5 है और एसडी अगर मेरा 2 है, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब नीचे जाएगा तो -2 में नीचे जाएगा 2 पॉइंट में, और अगर ऊपर जाएगा तो +2 में ऊपर जाएगा। मतलब नीचे आएगा तो 3, 5 माइनस 2 मतलब 3, और ऊपर जाएगा तो 5 + 2 मतलब 7। तो 3 से 7 के बीच में घूमेगा। 3 SD would encompass again एवरेज से कितना, 5 - 3 = 2 and 5 + 3 = 8। सो सेकेंड बीन से लेके 8th बीन के बीच में आपका 3 SD काम करेगा। मतलब ये सेम चीज आप स्टॉक मार्केट में भी आप नहीं कर सकते। निफ्टी कौन से रेंज में घूमेगा, आपका पर्टिकुलर स्टॉक किस रेंज से किस रेंज के बीच में रहेगा, उसमें एसडी आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और एसडी का हेल्प डिपेंड करता है बीन के ऊपर बेस करके। डोंट वरी, मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा, बट अभी इसको थोड़ा और समझ लेते हैं सर। Now, keeping the above in perspective, there is the general theory around the normal distributions which you would know. एक general theory है जो statistician से बना के रखा है। First standard deviations, पहला standard deviation जो है मतलब 1 SD जो है, one can observe 68% of the data. Second standard deviations में 95% डेटा मिलता है। थर्ड स्टैंडर्ड डिविजन में 99.7% डेटा मिलता है। अगर आप इसको बेल कर्व के थ्रू से देखोगे, विजुअलाइज करोगे, तो ये कहता है सर, अगर आप कोई पर्टिकुलर डेटा को 1 SD के थ्रू से देखना चाहते हो, तो 1 SD आपको 68% चांसेस देता है। 68% चांसेस देता है। मैं आपको बोला था ना 10 का दम, 10 का दम है ना, कितना प्रतिशत चांसेस है। सलमान खान ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा टीथ को दबा के बात करते हैं, तो बताइए कितना प्रतिशत चांसेस है कि पुरुषों का उम्र यहाँ से यहाँ तक के बीच में हो सकता है, या फिर पुरुषों का उम्र मतलब वेस्ट इसके इसके बीच में हो सकता है। जैसे सलमान खान ऐसे थोड़ा सा टीथ को दबा के बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ स्टैटिस्टिशियन ने देखा कि ये जो 1 SD जोन है, इसमें 68% आपका प्रोबेबिलिटी बनता है। डेटा
68%। लेकिन अगर आप 2 SD जोन में आते हो, जब ये 1 SD जोन है -1 +1, ये -2 +2 जोन है 2 SD, ठीक है, इसमें आपको और डेटा कलेक्शन होगा 95%। एंड 3 SD में आपका डेटा कलेक्शन -3 इधर +3 इधर, ठीक है। तो जितना ज्यादा SD होगा उतना ज्यादा डेटा कलेक्शन होगा, और जितना ज्यादा डेटा कलेक्शन होगा उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी या चांसेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा है ना, अगर आप गैल्टन बोर्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करते हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इसको यूज करते हो, within the first standard deviation, that is 4th and 6th bin, we can observe that 68% of balls are collected. अगर हम लोग second standard deviation use करते हैं, that is 3rd and 7th bin, we can observe that 95% of balls are collected, and within 3rd standard deviations, that is between 2nd and 8th bin, we can observe that 99.7% balls are collected. मतलब अगर मैं वापस बीन्स में आ जाता हूँ, अगर सिर्फ -1 +1 देखा जाए, अगर सिर्फ -1 +1 देखा जाए, तो इस जोन में आप 68% बॉल को कलेक्ट होते देखते हो। अगर आप जोन को थोड़ा बढ़ाते हो तो आप 95% बॉल को कलेक्ट होते देखते हो। जोन को थोड़ा 3 SD जोन में बढ़ा देते हो तो 99% बॉल को कलेक्ट होते देखते हो। मतलब ज्यादा SD मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन और आपका चांसेस बढ़ता है। लेकिन अगेन आपके मन में अभी भी क्वेश्चंस है, सर ठीक है सब समझ में आ रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट स्टॉक मार्केट? अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे। आई एम अबाउट टू ड्रॉप अ बॉल, यू कैन गेस व्हिच बिन द बॉल विल फॉल इन। मैं बॉल ड्रॉप करूंगा, किस बिन में बॉल जाके गिरेगा? आई कैन नॉट, as each ball takes a random mark, however I can predict the range of bins in which it may fall. जब कोई बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, रैंडम वॉक उसी को कहते हैं। किस पर्टिकुलर बिन में जाके गिरेगा नहीं पता, बट किस रेंज में हो सकता है ये प्रेडिक्ट हो सकता है। अगर मैं SD रेंज को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, इफ आई नो दी, अगर मैं 1 SD में रहता हूँ तो मैं 68% बॉल कहाँ जा सकता है मैं इसका आइडिया दे सकता हूँ, है ना। अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ और वो बॉल कहाँ से किस बिन के अंदर गिर सकता है, ये जो बिन्स है, ये जो बैट का जो बिन्स है, किस बिन के अंदर जाके गिर सकता है, इसका अगर मैं 1 SD जोन में बात करूं तो ये 68% चांसेस है कि ये मिडिल एंड उसके बगल वाला दो में जाके गिर सकता है, 68% चांसेस। लेकिन अगर मैं अपना SD जोन को और बढ़ा दूं और नंबर ऑफ बॉल को भी बढ़ा दूं तो मेरा चांसेस जो है और बढ़ जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, है ना। वेल, हाउ श्योर यू अबाउट दिस कि 4th या 6th बिन के बीच में जाके गिरेगा? आई एम श्योर 68% कॉन्फिडेंट दैट इट विल फॉल एनीवेयर बिटवीन 4th and 6th. Well, 68% is a bit low on accuracy. You can estimate the range with a greater accuracy or accurate होना है. The ball is likely to fall between 3rd and 7th bin, and I am 95% sure about this. Yes, जितना ज़्यादा आपका chances बढ़ रहा है. If you want an even higher accuracy, तो आप 2nd से 8th bin के बीच में गिरेगा, इसका chances है 99.5%, and you will sure about it. Nice. Does that mean there is no chance for the ball to fall in either 1st or 10th bin? क्या इसका मतलब ये होता है कि 1st और 10th बिन में जाके बॉल गिरेगा ही नहीं? क्या इसका कोई चांसेस नहीं है? है सर, हार्डली 0.5%, ठीक है, हार्डली 0.5%. So well, there is certainly a chance for the ball to fall in one bins outside the 3rd SD bins, but the chances is very low. But how low? It's almost 0.5%. और 0.5% मतलब जहां पर चांसेस कम होता है, मार्केट में उसको कुछ ब्लैक स्वान के नाम से कहा जाता है। ब्लैक स्वान, ब्लैक स्वान क्या है? मतलब आप लोग जानते हो ब्लैक स्वान क्या होता है? मतलब ब्लैक स्वान जैसे रिवर में देखना बड़ा मतलब मुश्किल का काम है। अगर कोई नदी में, नॉर्मली ये सब तालाब में होता है, द चांसेस इज एज वेल एज स्पॉटिंग ए ब्लैक स्वान इन ए रिवर। नॉर्मली रिवर में नहीं दिखता, तो चांसेस अगर है तो कितना? 0.5%. तो टेल बी मोर अबाउट द ब्लैक स्वान। अब ब्लैक स्वान क्या है? सर ब्लैक स्वान एक इवेंट है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ब्लैक स्वान इवेंट्स as they are called are events like the ball falling in 1st and 10th bin, इसका चांसेस बड़ा लो है, that have a low probability of occurrence, but one should be aware that black swan events have a non-zero probability and it can certainly occur. When and how is hard to predict. In the picture below you can see the occurrence of a black swan event. ये जो पिक्चर है
इसमें ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, इसका चांसेस कितना है? जैसे ब्लैक स्वान मतलब ये जो लास्ट बीन्स में जाके बॉल गिरेगा, ठीक है, इसका चांसेस कितना है? बहुत ही लो है, बट ऐसा भी नहीं कि जीरो प्रोबेबिलिटी, हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, बट ओनली हैंडफुल ऑफ देम कलेक्टेड द एस्टिमेट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक रिटर्न्स। अब इसी पॉइंट को अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है, तब स्टॉक मार्केट रिटर्न की तरफ बढ़े सब, ठीक है। ध्यान से सुनना सर। Hopefully, the above discussion should have given you a quick introduction of the normal distribution. The reason why we are talking about normal distribution is that the daily return of the stock, the daily returns of the stock or indices also form a bell curve or a normal distribution. This implies that if you know the mean and standard deviation of the stock return, then we can develop a greater insight into the behavior of the stock return. अगर हम लोगों को स्टॉक का एवरेज रिटर्न पता चले और स्टैंडर्ड डिविएशंस पता चले, तो वो एक पर्टिकुलर स्टॉक अगला दिन या अगला 5 दिन बाद कितना रिटर्न दे सकता है, ये आइडिया करना बहुत पॉसिबल, मतलब मुश्किल का काम नहीं है. फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, लेट अस कीप द केस ऑफ निफ्टी एंड डू सम एनालिसिस. चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन बाकी करेंगे. निफ्टी का डेली रिटर्न्स देखिए सर, यहाँ पर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ये निफ्टी का डेली रिटर्न है, ठीक है. इसमें as you can see, daily return are clearly distributed normally. I have calculated the average and standard deviation for these distributions. And in case you are wondering how to calculate the same, इसके लिए हमें previous chapter में हम लोग actually ये कहाँ से calculate कर किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग actually SDN mean calculate करते हैं. मतलब volatility calculator जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है. कि volatility calculate करके मुझे ये परसेंटेज मिल जाएगा सर. मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वोलेटिलिटी कैलकुलेशन सिखाऊंगा. तो जब आपको वोलेटिलिटी कैलकुलेशन में सिखा दूंगा ना, उसमें आपको ये पता चलेगा डेली एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेली स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैसे आप वोलेटिलिटी से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और करंट मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी जो चल रहा है वो कितना ज्यादा चेंज हो सकता है, ठीक है, या तो ज्यादा या तो कम. तो मानो करंट मार्केट निफ्टी का 8337 या फिर 17778, ये हिस्टोरिकल डेटा है जहां से ये कैलकुलेशन हुआ है. अगर आप आज के रेट के हिसाब से भी करना चाहोगे तो आप वो घर पे कर सकते हो. माय क्वेश्चन इज दैट कि जो भी आपका मार्केट में निफ्टी का वैल्यू रहेगा, निफ्टी उस एरिया से कितना डेविएट करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल रीजन के हिसाब से आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, और उसका जो आना, मतलब कहाँ से किस रेंज के अंदर वो घुमा फिरा कर सकता है, इसका एक आइडिया भी आप प्रॉपरली लगा सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको मुझे नेक्स्ट दिन डेली एवरेज और मीन या फिर डेली डेविएशन या वोलेटिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स में जिसको डेविएशन कहते हैं उसको मार्केट में वोलेटिलिटी कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स में जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं उसको हम लोग मीन भी कहते हैं, ठीक है. और हमें बस निफ्टी या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बेसिस में ये देखना है कि कितना डेविएट कर सकता है या रेंज के अंदर रह के कैसे काम कर सकता है. सर जब तक ये कैलकुलेशन में नहीं सीखा था आपका, तब तक ये वाला चीज समझना थोड़ा सा ना क्रिटिकल हो जाएगा. ऐसे समझ सकते हैं आप, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक बार आपको कैलकुलेशन सिखा देना चाहिए. तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करूंगा, पहले आपको मैं वोलेटिलिटी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है. ये मैं आपको निफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैं आपको ओरिजिनल, मतलब निफ्टी का जो डेटा मिलता है एनएससी के साइड से, निफ्टी को या कोई स्टॉक का, उसका डेटा को मैं उठाऊंगा वहां से, ठीक है. फिर उसको एक्सेल शीट में डालना सिखाऊंगा, और फिर वहां से ये जो आपको प्राइस नजर आ रहा है ना सर, यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाओगे, एवरेज भी कैलकुलेट करना सीखोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन, आप खुद अपना डेटा का बाजार लगा सकते हो, ठीक है. और उसके हिसाब से आप एक एनालिस्ट की तरह बैठ के आराम से सोच सकते हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ डेविएट कर सकता है, ठीक है. आपको किसी टीवी वाले के भरोसे में नहीं रहना है सर, या कोई न्यूज़पेपर वालों के भरोसे में नहीं रहना, आप खुद भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा वोलेटिलिटी का, कैसे एसडी और एवरेज कैलकुलेट करें किसी स्टॉक का या निफ्टी का, ठीक है. और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसको कंपेयर करके आप किस तरह से मार्केट का जो क्या है मूवमेंट है उसको आप समझो, ठीक है, रेंज को समझो. तो मैं आपको आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये तो बता दिया, मार्केट के साथ कंपैरिजन कल कैलकुलेशन सीखने के बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब थर्सडे, ठीक है. एंड फिर जाके हम लोग वोलेटिलिटी का एप्लीकेशंस करेंगे मार्केट में प्रैक्टिकली, ठीक है. मतलब मार्केट में एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या क्या करने से आप मार्केट में वोलेटिलिटी को यूज करके ट्रेड ले सकते हैं.
ठीक है। और तभी हम लोग मैं आपको वो भेगा भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। भेगा मतलब ऑलरेडी डेल्टा गामा थीटा हो चुका है, बस भेगा बाकी है, भेगा सिखाऊंगा। और फिर कुछ केस स्टडीज होके मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शंस का। बाकी क्या रहेगा ऑप्शंस में, बाकी बस ये रहेगा ऑप्शंस का मेन जो कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ बचा कुचा है लाइक इंडेक्स कैसे बनता है, कुछ लीगल मैटर है, बट मेनली जो बचा रहेगा ऑप्शंस का वो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ठीक है। जो थोड़ा समय लेके करा रहा हूँ सर, स्ट्रेटेजी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ दिन और लगेगा ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, आई होप कि और कुछ दिनों में बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शन, फिर मैं स्ट्रेटेजी में चला जाऊँ। ठीक है सर, आज सर इतना ही। स्ट्रेटजी से वही ना बोल रहे आप, हाँ मतलब बोलो सर। बुल कॉल हाँ स्प्रेड। हाँ हाँ हाँ, वही सब स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। वूल कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड, बहुत सारा स्प्रेड होता है, वो सब स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर हाँ बोलो जल्दी। वो आपने NI